और सब खैरियत है हजरत जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। माशाल्लाह, रात बड़ी तफसील बताई आपने माशाल्लाह। बस ये कि आखिरी वक्त में उसके बाद फिर आखिरी वक्त में इंटरनेट ठीक हो गया था, लेकिन शुरू में बड़ा मसला किया उसने। वही ना, मैंने फिर पूरी वीडियो 2-3 दफ़ा देखी, जो बातें समझाई ना आपने। जी तो मैंने देखी, फिर इंशाल्लाह इरादा भी है इंशाल्लाह सारा कुछ सीखने का ना, आहिस्ता आहिस्ता हर महीने जिस तरह भी है, जितनी तरतीब चलती रहेगी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन है इंशाल्लाह ना। जी जी, मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? बस मेरी ये चीज़ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मेरे ये है कि हजरत जी स्कूल की तालीम बिल्कुल नहीं है, दरस निज़ामी मुकम्मल किया हो, लेकिन स्कूल की तालीम बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, लेकिन ये पढ़ लेता हूँ ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो लिखी होती है ना। असल में वैसा है कि अब इन चीज़ों के लिए ना इतनी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको देख के बस करना ही होता है, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मल उर्दू और इंग्लिश ये आनी चाहिए पढ़नी, अगर ये आपको आती है तो फिर ये है कि आप जो है इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा। आवाज़ कट रही है आपकी। मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपके कंप्यूटर में तो इंस्टॉल होगा। जी जी ठीक है, तो देखें आज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करते हैं। और पहले हम जो है ना इसकी थोड़ी सी बेसिक्स जो है उसको देखेंगे। तो आप अपना माइक ऑन ही रखिएगा, माइक अपना ऑन रखिएगा, ताकि अगर आपको आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उसी वक्त फिर बता दें। ठीक है, तो देखें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास जब स्टार्ट पे क्लिक कर इंस्टॉल है, अगर देखना है तो देख सकते जी। अच्छा, आपके पास विंडोज़ 7 है कि विंडोज़ 10 है अभी कंप्यूटर के अंदर? 10 मैंने की हुई है। बस ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे पास भी 10 है ना, तो मैं अगर कुछ चीज़ ऐसी हम सेटिंग बताएं तो सेम विंडोज़ होगी तो उसमें समझाने में आसानी रहती है। तो 10 है हजरत जी बस ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। विंडो 10 है हजरत जी। जी जी ठीक है, आवाज़ 10 आ गई, आवाज़ नहीं आ रही आपको? आ गई आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? ठीक है, तो अब हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन किया है, और जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम जब ओपन करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमारे पास इंटरफेस सामने आता है। मेरे पास अभी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन है ये 2016 में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपके पास 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, कोई भी वर्जन हो, उससे मसला नहीं है। तकरीबन सारे वर्जन सेम है। जहाँ पे जो तब्दीली होगी वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई इस वर्जन के अंदर ये चीज़ इजाफी आई है या इस वर्जन में ये चीज़ नहीं है। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। जी इलियास भी अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है, पहले थोड़ी मिसिंग हो रही थी। जी वो असल में नेट कनेक्शन चलता है ना, बाज़ के बाद बीच में इंटरप्ट होता है। तो खैर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने साथ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको क्लास के एंड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगा। ठीक आ रही है अब? बस सही है। तो ये ओपन का बटन है। ओपन का बटन जो है वो इस्तेमाल होता है पहले से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। तो ये ओपन का होता है। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है इसको आप ओपन कर सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये इंटरफेस है इसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इनिशियल स्क्रीन है। मेरे पास इस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2016 है। तो आपके पास कोई भी वर्जन हो इसमें मसला नहीं है, बस 2010 से ऊपर के सारे वर्जन जो है अगर आपके पास हैं तो आप उसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखें जब हम किसी कोई भी काम हम करने लगते हैं, कोई भी फाइल बनाने लगते हैं, तो उसमें अपने इनिशियली क्या करना होता है। फ़र्ज़ करें मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो सबसे पहले जो मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मेरे पास 19 है। बस ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, ये बहुत ही सही है, मतलब आपके पास अपडेटेड वर्जन है। तो जब हम देखें मैंने ब्लैंक पेज ओपन किए है, जब भी आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई काम करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है और आप चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं काम करूँगा, तो पहले आपने उसको सेव करना है। कोई भी फाइल खोलें, भले एक्सेल में खोलें, वर्ड में खोलें, पावर पॉइंट में खोलें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप ओपन कर लें तो जिस मकसद के लिए आपने उस फाइल को ओपन किया है आपने पहले उसको सेव करना है।
ताकि जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाएं वो सेव होता रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग इसको सेव नहीं करते और कभी लाइट चली गई या कुछ और मसला हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो फाइल जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि इसको सेव करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फ़ाइल में जाते हैं, फ़ाइल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दो मिलते हैं, एक सेव होता है और एक सेव एज़ का ऑप्शन होता है। अब क्योंकि हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जो कि पहले से सेव नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप सेव करते हैं तब भी और अगर आप सेव एज़ करते हैं तब भी आपको सेम मेन्यू आता है। देखिए मैं जब सेव पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला सिलेक्ट हो जाता है। एक बार दोबारा देखें, मैंने फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया है, अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सेव एज़ सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ गया। फिर फर्स्ट टाइम आप जब भी डॉक्यूमेंट को सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस पीसी में करना है या कोई और जगह पे करना है या ब्राउज़ करना है। तो हम हमेशा ब्राउज़ करते हैं। दिस पीसी भी कर सकते हैं। दिस पीसी का मतलब ये आपके पास फ़ोल्डर खुल जाते हैं कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर करना है, आगे मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको यहाँ से सही समझ ना आए तो आपने इसको ब्राउज़ कर लेना है। जब ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो अपीयर होती है। अच्छा, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप हमारा ये वाला होता है, जब ये जो कंप्यूटर की इनिशियल स्क्रीन होती है ना, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये डेस्कटॉप होता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करें, तो यहाँ पे देखें राइट से लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारे फोल्डर्स आ रहे होते हैं। इस स्क्रॉल बार के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप का फ़ोल्डर आता है यहाँ पे। तो आप डेस्कटॉप को चूज़ कर लें, लेकिन अगर आप किसी और ड्राइव में रखना चाहते हैं तो किसी और ड्राइव में सेव कर लें। फ़िलहाल हम डेस्कटॉप पे रखते हैं और यहाँ पे फ़ाइल का नाम रख देंगे इस जगह पे। यहाँ पे आपने जो है फ़ाइल का नाम रख देना है। तो मैं फ़िलहाल इसके ऊपर रख देता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट। फिर आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब देखें ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पे टाइटल बार टॉप के ऊपर देखें, यहाँ पे ये टाइटल बार है। इसके ऊपर जब हम डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं तो खुद ब खुद नाम यहाँ पे आता है टेस्ट डॉक के नाम से। फोल्डर भी दिया उसने, टेस्ट डॉक पे हुआ है। जी, फोल्डर भी दे दिए। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपने जो भी काम करना है तो आपने इसके अंदर काम करते जाना है। फर्स्ट के आप कोई भी काम कर रहे हैं और साथ साथ जब आप काम करके रुकें, ब्रेक लें, तो कंट्रोल और एस दबा दें। इससे ये होगा कि डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। तो अब जैसे हम काम करते हैं तो हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम काम करते जाते हैं और जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इस कंट्रोल एस ऑटोमेटिकली दब जाता है हमारे हाथ से। तो ये प्रैक्टिस है कि अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या लाइट चली जाए या एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाए तो आपका कम से कम नुकसान होता है। तो इसको आपने हमेशा बहुत प्रैक्टिस में रखना है कि सेव और सेव एज़ को जो है ना कम लाजमी करना। आप करते जाएं और कंट्रोल एस करते जाएं। कंट्रोल एस शॉर्टकट है सेव की। ये सेव फर्स्ट टाइम सेव किया था तो अब आपने जस्ट सेव के ऊपर ही क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम हमने सेव एज़ किया था, अब जब हम काम करते जाएंगे तो इसको सेव के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, कंट्रोल एस करते जाएंगे। तो ये है। अब ये एक चीज़ हो गई। अब देखें, अब आपने फर्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट ओपन किया तो आपके पास कोई ऐसे स्टेप होता रहेगा। हाँ, मतलब ये है कि आप जो है थोड़ी देर बाद काम करते जाएं और उसके बाद जब आप काम कर लें तो कंट्रोल दबा के रखें और एस प्रेस करें तो सेव होता जाएगा। तो इससे आपका नुकसान कम से कम होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, जब आपने अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया तो अब आपको कोई टेक्स्ट चाहिए। अब देखें आपके पास तो कोई लिखा हुआ मटेरियल तो है नहीं, बजाय से मैं ऐसे करके कोई उल्टी सीधी चीज़ें लिखता रहूँ। इससे एक तो मज़ा भी नहीं आता, दूसरा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके पास एक टेक्स्ट होना चाहिए कि जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेके आएँ तो उसके ऊपर फिर ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस को अप्लाई करें। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, हम लिखते हैं =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फार्मूला होता है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, एक डमी टेक्स्ट आपको देता है। ये देखिए, ये डमी टेक्स्ट है। ये असल में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इधर के जो ऑप्शंस हैं ना, इसकी इसने डिटेल बताई है कि किस टूल से क्या काम कर सकते हैं। मैंने फ़ोन साइज बड़ा किया हुआ तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ।
इसमें इस तरह से क्या होता है कि आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाता है। जब डमी टेक्स्ट आता है तो इसके ऊपर फिर इन टूल्स को अप्लाई करना आसान होता है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो फार्मूला है इसका नाम है इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, इस फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। मैं लिखता हूँ 1,1 इंटर करता हूँ, सॉरी ब्रैकेट से बाहर रख के 1,1 और इंटर किया। अब इसका क्या मतलब होता है 1,1 का, आपको तो नीचे बताता हूँ। 1,1 का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ 1,2 ब्रैकेट इंटर करते हैं तो देखें असल में 2 लाइंस आती हैं, एक पैराग्राफ आता है। मैंने क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया हुआ तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, 11 करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर मैंने फर्स्ट लाइन के ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई किया था इक्वल्स टू रैंड 1,1। 1,1 का मतलब था कि एक पैराग्राफ और एक लाइन। देखिए पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ क्या होता है ये आपको समझ होनी चाहिए। पैराग्राफ एक लफ्ज़ का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, 100 लाइन्स का भी हो सकता है। पैराग्राफ उसको कहते हैं, जैसे अभी देखिए ये एक पैराग्राफ और 2 लाइन्स हैं। आप एक चीज़ लिख रहे हैं कंटिन्यूसली, जब तक आप इंटर नहीं करते अपने कीबोर्ड से उस वक्त तक ये पैराग्राफ ही कंसीडर होता रहेगा। आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं तो ये क्या होगा, पैराग्राफ होगा। जहाँ पे आपने इंटर कर दिया तो एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब आपने एक लफ्ज़ लिखा, इंटर किया तो ये एक लफ्ज़ भी है और एक पैराग्राफ भी है, एक वर्ड भी है और एक पैराग्राफ भी है। ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आपने जब आप इंटर करते हैं तो एक पैराग्राफ ख़त्म करते हैं, भले आप एक लफ्ज़ लिखने के बाद ख़त्म कर दें, भले आप 100 लाइन्स लिखने के बाद इंटर कर दें, तो जहाँ पे आप इंटर करेंगे एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो ऐसा करें, मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो उसके ऊपर काम करना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपने क्या करना है, रैंड लिखना है और 5,5। इसका मतलब है, अच्छा क्या मतलब है इसका, इस 5/5 पैराग्राफ, ठीक है। हाँ, मतलब है कि 5 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 5 ही लाइंस होंगी। अब मैं इंटर करता हूँ, असल में मैंने इसको बड़ा किया हुआ है तो मैं इसका जो साइज़, हाँ तो मैं इसका जो साइज़ है इसको मैं नॉर्मल करता हूँ। ये देखिए ये 5 पैराग्राफ, 1 2 पैराग्राफ लिखेंगे उतने ही उसकी वो फिर, हाँ 5,5 का मतलब है कि आपको 5 पैराग्राफ मिलेंगे और उसके अंदर हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइंस होंगी। मैं इसको ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। इसका नॉर्मल साइज़ रखना, हाँ। अब मैं इंटर करता हूँ, देखें ये देखें ये एक पैराग्राफ है, ये एक पूरा पैराग्राफ है क्योंकि इसके बाद इंटर नहीं हुआ। इंटर के बाद दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा और ये 5वां। और हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइंस मिलेंगी आपको, 1 2 3 4 5, ठीक ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूले के साथ ना बड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फार्मूला और फिर इस फार्मूले के अंदर आपने अपनी मर्ज़ी से डाटा लिखना है। जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ लिख दें, जितनी लाइंस चाहिए उतनी लाइंस लिख दें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 5 पैराग्राफ 10 लाइनें होंगी, हाँ तो मतलब है कि हर पैराग्राफ के अंदर आपको 10 लाइन्स जो आपने लिखा है रखने वाला ने 5 तो 10 लाइनें चाहिए। हाँ ये इसका मतलब हो गया। तो ये अब हम ये चीज़ हम पढ़ ली, तो इसका फार्मूला का मकसद है कि अब हम आगे इसको टेक्स्ट को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट 11 कर लूँ। तो मेरे पास आगे देखिए पैराग्राफ। अब इसमें देखें कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तो मैं Ctrl+S कर लेता हूँ ताकि पैराग्राफ यहाँ पे सेव हो जाए। जब आप कोई भी चेंजेस करने के बाद Ctrl+S करते हैं तो यहाँ पे देखें नीचे टास्क बार के ऊपर इस जगह पे आपको इसकी वर्किंग शो होती है, इस पट्टी के ऊपर। मैं फ़र्ज़ करें मैं इसको करके देखता हूँ आपको। मैंने इसके अंदर ऐड किया तो मैं इस जहाँ ये पट्टी आ रही थी यहाँ पे आपको इसकी प्रोग्रेस शो करता है।
सो ये देखिए यहाँ पे शो करेगा आपको। इसमें जूम कम करें, जूम कम करते हैं, तो ये देखिए इस जगह पे ऊपर आपको शो करेगा। मैं ज़रा ये लिखा कुछ और मैं यहाँ से कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आई आपको। ये देखिए नज़र आ रही है, लिख रहे हैं आप। ठीक है, नहीं मतलब ये कि जब आप इसको सेव करते हो तो यहाँ पे प्रोग्रेस की एक बार चलती है, ये इस तरह से करके। तो आप जो है इस तरह से इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब देखें ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुझे सबसे फर्स्ट बार जो होती है टाइटल बार होती है, और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपको कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे, सेव का, अंडू, रीडू, और इसी तरह से ये एक और आइकन आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस का, और ये एक बटन आ रहा है। ये जो छोटी सी बार होती है जिसके ऊपर ये बटन आ रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहली बार हमारे पास होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। फर्स्ट बार होती है जो ये वाली स्टैंडर्ड, वो टाइटल, सॉरी ये टाइटल बार होती है, ये टाइटल बार होती है। जो लेफ़्ट साइड वाली होती है क्विक एक्सेस, पहला स्टैंडर्ड बार है, नहीं सॉरी पहला टाइटल बार है, ये वाला टॉप वाला टाइटल बार, वो गलत लिख दिया था मैंने। वो जो स्टैंडर्ड बार था ना, वो हम जब 2003 ऑफिस का वर्जन इस्तेमाल करते थे ना, उसका लुक थोड़ा बहुत ही पुराना था, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड बार और टूल बार ये सारी ऑप्शंस होती थी। पहला वाला टाइटल बार है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये वाला, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ऐसे टूल बार होते हैं जिसमें से जैसे आपके जो टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे सेव का मैंने बताया, सेव आप बहुत बार यूज़ करते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ऐसे टूल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर। तो अगर आप मतलब कंट्रोल एस नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट तब भी आपका सेव हो जाएगा। और इसी तरह अंडू, रीडू है, ये टूल है। इसी तरह इसके ऊपर जो है फाइंड एंड रिप्लेस का एक टूल रखा हुआ है, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू का एक टूल रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप इसके अंदर मज़ीद टूल ऐड, मैं खुद मज़ीद टूल में ऐड करें या ख़त्म करें, ये सारा ये हमारे ऊपर होता है। यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट में ये 4 आ रहे होते हैं। अगर आप इसके अंदर इजाफा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी आपको, 3 डॉटेड लाइन्स नज़र आ रही होंगी। जी जी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब ये जो डाउनलोड एरो है, तो इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास टूल्स नज़र आ रहे होते हैं। अब देखिए अभी इसके ऊपर सेव का टूल हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे अंडू का, रीडू का, बिल्कुल, और ये प्रिंट प्रीव्यू का। ये 4 टूल जो टिक लगा हुआ है, ये चारों के चारों यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसके अंदर से मज़ीद, मैं कहता हूँ यार ओपन का भी यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखेंगे ये ओपन का भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। जी जी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत हो, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने में होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अब राइट साइड के ऊपर आते हैं तो देखें राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये 4 बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 3 हैं लेकिन असल में 4 बटन होते हैं। सबसे पहले क्लोज़ का बटन होता है, देखें आप इसके ऊपर थोड़ी देर माउस रखते हैं तो आपको बताता है कि कौन सा बटन है, क्लोज़ का बटन है। तो उसके बाद जो सेकंड जो बटन होता है इसको हम कहते हैं रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन का मतलब है अभी तो फुल स्क्रीन के ऊपर विंडो, हाँ अभी ये फुल स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है ना, अभी तो पूरी स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है। तो लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आधी स्क्रीन के ऊपर इसको करना है तो मैं रीस्टोर डाउन जो सेंटर वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ऐसे हो जाती है सेंटर में। जी जी। तो इसमें यह है कि आप इसको इजीली कहीं साइड पर रख के आप इसके साथ काम करना चाहते हैं, इसके बाद साथ कोई और एप्लीकेशन खोलनी हो तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार अब मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ, देखें पहले ये बटन रीस्टोर डाउन था, अब ये चेंज हो गया है मैक्सिमाइज के अंदर। मैक्सिमाइज, ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज में चेंज हो गया। अब मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि अब आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर करना तो मैक्सिमाइज हो जाएगा ये। और इसके साथ ये एक माइनस का बटन है, इसको कहते हैं मिनिमाइज़। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन से हट जाएगी और यहाँ पे नीचे टास्क बार जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए इस जगह पे जहाँ पे ये आइकन्स आ रहे हैं गूगल क्रोम, व्हाट्सएप का, यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वापस ओपन हो जाता है।
तो ये आपके पास ऑप्शन है राइट साइड के ऊपर से क्लोज का, रिस्टोर डाउन का, मैक्सिमाइज़ का और मिनिमाइज़ का। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब देखें नीचे हमारे पास एक्सेल के अंदर अब ये टैब्स होते हैं, जैसे ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, इस तरह ड्रॉ का टैब है और ये डिज़ाइन का। ड्रॉ का टैब पता नहीं आपके पास शायद ना हो, लेकिन डिज़ाइन का होगा और इस तरह लेआउट का होगा। तो ये टैब्स हैं, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। अब ऑफिस ने क्या किया है कि अब हर ये टैब्स बना दिए हैं। मतलब टैब्स क्या हैं कि हर कैटेगरी का एक टैब बना दिए है। फिर उस टैब के अंदर ये जो नीचे है ये रिबन होता है सारा का सारा, जिसके ऊपर आपको ये टूल्स नज़र आ रहे होते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं। जी जी। और रिबन के अंदर फिर ग्रुप्स बने हुए हैं टूल्स के, जैसे देखिए यहाँ पे लाइंस लगी हैं, ये लाइंस लगी है, ये एक लाइन लगी हुई है, इस तरह से ये लाइन लगी हुई है, इस तरह से ये लाइंस लगी हैं। तो ये जो लाइंस ये आपको बताती हैं कि भाई ये ग्रुप्स को डिफ़ाइन करती हैं कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। इससे क्या होता है कि हमें आसानी होती है टूल्स को समझने में और किसी को बताने में। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं कहता हूँ भाई आप क्या करें, होम के टैब में जाएं और फ़ॉन्ट के जो ग्रुप है उसमें से आप बोल्ड को सिलेक्ट कर लें। तो क्या करेंगे, ये होम का टैब, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है एक फ़ॉन्ट का यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये बोल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है तो ये बोल्ड का ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास टॉप में टैब्स हैं, टैब्स का ये हर टैब का एक रिबन होता है, ये एक रिबन है, ये जो नीचे अपेयर हो रहे हैं ये सारा का सारा रिबन होता है। और इस रिबन के अंदर क्या है कि ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के टूल्स को, मतलब जो जिस कैटेगरी का टूल है उसको उसके ग्रुप में रखा हुआ है। ये सारे फ़ॉन्ट से मुतालिक टूल है, मतलब बोल्ड टैली करना, फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, तो इससे मुतालिक है। ये पैराग्राफ से मुतालिक है कि आपने लेफ़्ट राइट सेंटर करना है, लाइन स्पेसिंग देनी है, पैराग्राफ की स्पेसिंग देनी है, उससे मुतालिक, ये स्टाइल से मुतालिक है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। और उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें ये आपको रूलर नज़र आता है, एक ये जो वाइट सा है और यहाँ से थोड़ा सा ग्रे वाला एरिया है, ये रूलर होता है। और इसको ये होता है वर्टिकल रूलर, मतलब दाएं और बाएं का जो रूलर होता है, इसको आप कहते हैं वर्टिकल रूलर। वर्टिकल रूलर। और एक ये ऊपर और नीचे का रूलर होता है, इसको हम कहते हैं सॉरी ये है हॉरिजॉन्टल रूलर। यार ये गलत बता दिया मैंने। जो दाएं और बाएं का होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, और जो नीचे वाला होता है ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब है अमूदी, जो है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, इसको वर्टिकल कहते हैं। और जहाँ पे कर्सर जो लेफ्ट साइड पे है, हाँ लेफ्ट साइड पे, ये कर्सर इसको क्या बोलते हैं? ये है वर्टिकल रूलर, ये वाला वर्टिकल रूलर। और ये जो ऊपर आ रहा है दाएं से बाएं वाला, ये वाली पट्टी जो आ रही है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। स्केल होता है असल में, इससे आपको आइडिया होता है कि आपका जो पेज है वो कितने इंचेस का है। तो इस स्केल के ऊपर आपकी यूनिट्स चल रही होती हैं। अमूमन ये इंचेस में होता है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, कभी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में तो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम रेयर केसेस में होता है, लेकिन अमूमन ये सेंटीमीटर्स इंचेस में रहता है, क्योंकि हम जब इसमें काम करते हैं तो वो इंचेस में ही होता है सारा हिसाब किताब हमारा, किताबों से मुतालिक है जो भी चीज़ें हैं। तो ये रूलर इंचेस में होता है, लेकिन इसकी यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो ये रूलर होता है। इसी तरह अगर आप सीधे हाथ पे देखते हैं तो सीधे हाथ पे ये आपके पास स्क्रॉल बार होता है। मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करूँ, देखें ये वाला आपके पास एक एरिया होता है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार कहते हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये नीचे वाला, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये वाला ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब नीचे आते हैं तो नीचे देखें ये हमारे पास एक बार होती है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये सबसे नीचे वाली जो बार होती है, पट्टी होती है, जी इसको हम कहते हैं स्टेटस बार।
तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, कुछ टूल्स आ रहे होते हैं। इस तरह नीचे की तरफ अगर सीधे हाथ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ पेज के व्यूज़ होते हैं, यहाँ पे जूम का ऑप्शन होता है। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक बेसिक स्क्रीन का। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कि ये इनमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं दाएँ बाएँ और आगे पीछे, इसको आप क्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखें, अब अगर मैंने इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है, एक तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो एक तो ये कि आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाता है। देखें ऐसे करके पूरा ही बंद हो जाता है। अब देखिए मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था, तो ये है टेस्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके जो है तब इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करके। अच्छा, एक तो ये तक जब आप यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाता है। और एक मैं कहता हूँ यार मुझे पूरा जो है ये वर्ड की विंडो बंद नहीं करनी, मुझे बस ये जो डॉक्यूमेंट मैंने खोला था बस ये वाला पोर्शन बंद करना है, मतलब ये वाली फ़ाइल बंद करनी है, वर्ड खुला रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने फ़ाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद आप पास नीचे एक ऑप्शन आता है क्लोज़ का, यहाँ पे आगे जी। जब इसको क्लोज़ करते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। वर्ड खुला हुआ है लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने खोला था वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि मैंने अपना और इसकी जो शॉर्टकट की होती है उसको कहते हैं Ctrl+W। मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना शॉर्टकट कीज़ को ज़्यादा याद रखना है ताकि आप काम करते वक्त आसानी हो। डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने की जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। Ctrl+W। ठीक है, जब आप यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ से जाके आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें, इससे बेहतर है कि आप क्या करें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं और W दबाएं तो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये तो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना सीख लिया, सेव करना सीख लिया, डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना सीख लिया। अब मेरे पास क्योंकि वर्ड का इन्वायरमेंट खुला हुआ है, वर्ड तो बंद नहीं हुआ, मैंने अब इसी वर्ड के अंदर कोई दूसरी फाइल लेके आनी है जो कि मैं पहले से सेव की हुई है। उसको क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं और फाइल में जाने के बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए ये ओपन के ऊपर ओपन का ऑप्शन यूज़ होता है कि पहले से बनी हुई फ़ाइल को ओपन करने के लिए, जो आपने पहले से जिसके ऊपर काम करके सेव की हुई है उसको ओपन करने के लिए। जब आप इसके ऊपर ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वही इंटरफेस आता है जो आपने सेव एज़ के ऊपर क्लिक करने से आया था। ये ऑप्शन पूछता होता है कि आपने कहाँ से जो है ओपन करनी है, दिस पीसी से करनी है या ब्राउज़ करें। वहाँ ऊपर टॉप पे यहाँ पे सेव एज़ लिखा हुआ था, यहाँ ओपन लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं लोकेशन चूज़ कर लें, तो मैं ब्राउज़ करता हूँ, फिर ब्राउज़ में ये विंडोज़ खुलेगी। अब ये ओपन की विंडो है तो मुझे कहेगा आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर, और ये डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं और यहाँ से अपना जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो मैंने ओपन करना है उसको चूज़ कर लूँगा। तो ये हज प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है वर्ड का, ये पहले का सेव किया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप इसको यहीं पर डबल क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। तो ये जो पहले का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये ओपन हो गया। तो इस तरह से आप ओपन के ज़रिए से पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको? जी जी ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करूँ ना, मतलब कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। नहीं, अभी तो कोई मसला नहीं हुआ, बस ठीक है, मतलब जहाँ पे आप तो ठीक चल रहा है। हाँ, मतलब आगे कंटिन्यू करें, जहाँ आपको ये लगे कि नहीं आज ज़्यादा हो गया बाकी कल फिर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मसला नहीं है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आता है ना, मैं तो आपको एक ही दिन में सारा पढ़ा दूँगा। लेकिन ये है कि वो जो साथ पढ़ रहा होता है ना उसकी भी सहूलत देखनी होती है कि उसके पास चीज़ों का रश ना लग जाए। हालांकि वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप पहले भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगी। इसको भी मैंने थोड़ा 19-20 किया हुआ है, जो चीज़ें बताई कुछ इनमें से मैं जानता हूँ, लेकिन जो नाम बताया ना इन रूलर्स के आपने, वो थोड़ा नाम मुझे वो उसमें नाम अमूमन नहीं पता होता। ठीक है, अभी जो लेफ्ट साइड बताइए, राइट साइड वाला ऊपर नीचे ये जो बताया नाम ना, बस ये मैंने याद करने, बाकी जो बताया था आपने वो इंशाल्लाह मुझे समझ आ गया। बस नाम थोड़ा याद करने और
कंट्रोल W वाला, ये भी फाइल को बंद करने के लिए। हाँ, और जो फाइल को बंद करना। हाँ, और अगर एक तो फाइल को ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने फाइल में जाके ओपन करना है यहाँ से, तो इसकी भी शॉर्टकट की होती है, मैं लिख देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है, आप जैसे आपके पास ये विंडो खुली हुई है ना, तो आप कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। कंट्रोल O करेंगे तो ये स्क्रीन सामने आ जाएगी, फिर आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जी जी। ये जो नाम लिखे हैं ना आपने शैडो के, ये मिल जाएंगे ना बाद में भी? ये आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ये फाइल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये इंशाल्लाह इसको मैं रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर डालूंगा ना, वो ऐसी होगी कि वो हर बंदे की एक्सेस नहीं होगी, वो मतलब प्राइवेट वीडियो होगी उसमें, क्योंकि अब घंटे की रिकॉर्डिंग होती है तो इसके ये तकरीबन अच्छी खासी बड़ी फ़ाइल बन जाती है। तो इतनी बड़ी वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना मुश्किल होता है। व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 60 MB तक की फ़ाइल ही आती है। डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया व्हाट्सएप पे? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 100 MB तक की आ जाती है। अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजते हैं ना तो 100 MB तक की फ़ाइल आ जाती है। तो मैं अगर तो 100 MB से कम हुई कंप्रेस करके फिर तो आपको ऐसे ही व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूँगा। और अगर वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर ना आ सके तो फिर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा प्राइवेट वीडियो के तौर पे, अनलिस्टेड कर दूँगा। तो वहाँ से आपके पास लिंक होगा, आप उसको जब चाहें इसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे अभी वैसे आपने वो नहीं भेजा था अभी जो मोबाइल एडिटिंग के बारे में, अगर शॉर्टकट इस तरह कोई PDF के जरिए आ जाए तो शॉर्टकट बंदा देख के भी ना, वीडियो देखने के बजाय शॉर्टकट वीडियो तो आ जाएगी आपकी, लेकिन जो शॉर्टकट लिखे हो ना आपने, ये अगर वो PDF में भी मेरे पास आता रहे ना साथ साथ, उसमें थोड़ा ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। वो पूरी PDF की एक फ़ाइल बनी हुई है शॉर्टकट्स की, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। उसमें ये कि जो आपको आते होंगे वो आप उसको मार्क करते रहेंगे, हाँ भाई ये आता है, जो नहीं आते रहेंगे उसको रख लेंगे। तो वो शॉर्टकट्स तो आपको मैं भेज दूँगा, उसकी फ़ाइल भी भेज दूँगा, उसका इशू नहीं। जी। और ये जो प्रैक्टिस की जिस भी मैं ये सारे नोट्स बना रहा हूँ ना, ये वाली फ़ाइल भी आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। इसमें ये कि सारे के सारे ये नाम लिखे हुए हैं, तो आप इसको अगर देखना चाहें तो यहीं से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए स्टेटस बार, ये हाँ ठीक, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, देखें ज़रूरी नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट बंद करने के बाद ही कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। ये ऐसा होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक भाई आगे, जैसे हम काम ऑफिस में काम करते हैं ना, एक भाई मुझे कहता है मुझे जल्दी से आप दूसरी फ़ाइल उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट कर दें। तो मैंने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट मैंने बंद नहीं किया, ये एज इट इज़ खुला हुआ है यहाँ पे, सही है। और एकदम किसी ने कहा यार वो फ़लानी चीज़ मुझे प्रिंट आउट कर दो, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे रहते हुए कंट्रोल A दबाऊँगा तो ये विंडो सामने आएगी। मैं यहाँ से ब्राउज़ करके जाऊँगा और जो फाइल मैंने ओपन करनी है वो मैं फ़ाइल ओपन कर दूँगा। तो ये फ़ाइल ओपन होगी, इसका प्रिंट आउट दे दिया, या जो चेंजेस करनी है करके आके प्रिंट आउट दे दिया। अब ये फ़ाइल भी खुली हुई है और मेरी जो पहली फ़ाइल थी वो भी खुली है, देखिए दोनों खुली हुई हैं। ये जो नीचे आपके पास आइकॉन आ रहा होता है ना वर्ड का, जब इसके ऊपर आप माउस कर्सर लेके जाते हो तो ये आपको बताता है कि आपके पास 2 फाइल्स खुली हुई हैं। कंट्रोल A दबाने से नहीं, इसी के ऊपर कंट्रोल O करेंगे तो ओपन का विंडो आएगी, यहाँ से आपने एक फ़ाइल ओपन कर ली तो 2 फाइल्स हो गई अभी ना। तो अब ये जो नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन बना हुआ है, नीचे सबसे नीचे देखें जहाँ पे ये व्हाट्सएप के ये सब आइकॉन आ रहे हैं, यहाँ पे जी आगे नहीं, यहाँ पे जब आप वर्ड के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, कुछ दबाना नहीं है, बस लेके जा रहे हैं आप, रोका है मैंने यहाँ पे रख के कर्सर को, तो ये मुझे दिखा रहा है कि देखिए 2 फाइल्स खुली हुई है वर्ड के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल सामने आ जाएगी, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी, ठीक है, ये आ रहे हैं। जी आप क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तब ये 3 फाइल्स खुली होंगी, 10 खुली होंगी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। आवाज़ थोड़ी सी ड्रॉप होने लग गई। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वर्ड के आइकन के ऊपर, तो इसमें जितनी फाइल्स खुली होंगी ये आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे आ रही है आवाज़, नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो फाइल सामने होगी, आ रही, तो जी अब सही आ रही है। हाँ, तो आप जो फाइल आपने खोली उसके अंदर काम किया, अब आप इसको बंद करना चाहते हैं तो अब आपने वही करना है, कंट्रोल W करना है, क्योंकि आपने फ़ाइल बंद करनी है, आपकी दूसरी फ़ाइल पहले से खुली हुई है आपकी।
अब आप कंट्रोल W करेंगे तो ये फ़ाइल बंद हो जाएगी। ये जो आपकी पहले की फ़ाइल थी वो एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपके पास एक ही फ़ाइल आ रही है, यहाँ पे दिखा रहा है। जी जी ठीक है, तो इस तरह से आप एक फ़ाइल आपके पास खुली हुई थी, उसके रहते हुए आपने दूसरी फ़ाइल ओपन करनी तो कर सकते हैं, और फिर उसको क्लोज़ करना तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को एक वक्त में भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक वक्त में एक ही 2 3 4 जितनी आपकी ज़रूरत होती है उतनी फ़ाइल्स आप ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? जी जी ठीक है जी। अच्छा, ये जो बेसिक चीज़ें थी फ़ाइल ओपन करना, सेव करना, ये मैंने आपको बता दी। इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे जब हम थोड़ा सा एक्सेल को वर्ड को पढ़ लेंगे, उसके बाद इनकी तरफ हम दोबारा से आएंगे। अब हम आते हैं, देखें ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट में हम होम के टैब में हैं, और होम के टैब में पहले हम पढ़ेंगे ये फ़ॉन्ट का ग्रुप का पढ़ेंगे। जो हमारे पास फ़ॉन्ट का ग्रुप है ना, इसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें देखें जो फर्स्ट ये जो हमारे पास लिखाई लिखी हुई है ना, ये असल में हमारे पास होती है, इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। जिस स्टाइल के अंदर ये लिखी है वो असल में फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट होते हैं। तो अब मैं जब इसके ऊपर जैसे क्विक एक्सेस है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा कर्सर इसके ऊपर आ गया। अब मुझे ये पता करना है कि भाई ये कौन सा फ़ॉन्ट है, मतलब इसकी जो लिखाई का स्टाइल है वो कौन सा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया बस, और यहाँ पे आप इस फ़ॉन्ट बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ॉन्ट का नाम नज़र आ रहा होगा, कैलिबरी बॉडी। जी जी। तो अभी हाँ, तो ये जो नॉर्मल हमारे पास जो फ़ॉन्ट होता है, इसका जो नाम होता है कैलिबरी बॉडी होता है। तो ये यहाँ पे आ रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं नॉर्मल इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो जिसको आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये टाइटल बार का मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने टाइटल बार को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सिलेक्शन तो आपको आती है ना, ऐसे करके माउस से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। जी 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 कर लेते हैं, इससे और उससे भी एरो की से भी कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के एरो की से भी कर लेते हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ इसमें बताता हूँ। देखें, अगर आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना हो तो आप डबल क्लिक करते हैं, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। हाँ, ट्रिपल क्लिक से, मतलब ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ असल में सिलेक्ट होता है, वो 1 लाइन का हो या 10 लाइन्स का हो या 20 लाइन्स का हो। ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। डबल क्लिक करते हैं तो कोई एक वर्ड सेलेक्ट होता है। जी, पूरा वर्ड जो जितना भी होगा बड़ा वो। हाँ, वर्ड असल में देखें वर्ड के, हाँ, वर्ड क्या होता है, वर्ड जो है ना, वर्ड होता है कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है। जैसे ये ओपन, ये एक वर्ड है, डॉक्यूमेंट ये एक वर्ड है, ये कंट्रोल ये एक वर्ड है, ठीक है, और ये एक लेटर है, जैसे W एक लेटर है, O एक लेटर है। तो ये वर्ड होता है, डबल क्लिक से सिलेक्ट हो जाता है। ये पैराग्राफ होता है, आप ट्रिपल क्लिक करते हैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक हो, हाँ, तो ये ऐसा होता। एक और चीज़ देखें, आप कंट्रोल दबा के रखते हैं और एक क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन ये सिलेक्ट हो जाती है। हाँ, नहीं, उसमें कंट्रोल दबा के अगर हम एक बार क्लिक करते हैं वो एक डॉक्यूमेंट क्लिक होगा पूरा, ये पूरी लाइन होगी सिर्फ। नहीं, कंट्रोल दबा के करते हैं तो एक असल में वर्ड सिलेक्ट होता है, एक वर्ड। हाँ जी, कंट्रोल नहीं, डबल क्लिक करते हैं तो पूरा डबल क्लिक से एक वर्ड होता है। कंट्रोल दबा के एक क्लिक करते हैं तो फिर वो एक लाइन होती है, एक ही वर्ड सिलेक्ट। कंट्रोल दबाते हैं तो फिर आपको सिंगल क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको ये पता हो तो ये इसमें जब आप एक काम कर रहे होते हैं ना स्पीड के साथ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत वहाँ पे हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको पूरा ये सिलेक्ट कर लिया। दी टाइटल बार का, ये इसमें बार नहीं था, बार था ये, भाई ये गलत हो गया था, ये टाइटल बार है बस, BAR। ठीक है, अब मुझे अगर इसका टूल बार वो फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है, देखें इसके फ़ॉन्ट है ना, इसके साथ एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। जी बिल्कुल बना हुआ है। आपने इसको खोलना है तो इसके पे ये सारे के सारे टूल्स आ रहे होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे कर लूँ, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, आप बस कर्सर लेके जाएंगे उस टूल के ऊपर, मतलब उस फ़ॉन्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा रहा होगा कि भाई इस फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसा होगा। ये देखें ऐसा,
जी जी तो जो आपको अच्छा लगे आपने उसको क्लिक कर देना, तो वो फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जी जी अब उसका अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये अब्बास लिखा हुआ है, ये असल में उर्दू का फ़ॉन्ट है। तो इस तरह से आप, उर्दू का फ़ॉन्ट। हाँ ये उर्दू के, क्योंकि मैंने इसके उर्दू अरबी सारे फ़ॉन्ट्स किए हुए हैं ना, तो ये सारे के सारे आपको देखें उर्दू वाले भी नज़र आ रहे होंगे। और उर्दू वाले क्योंकि ये अब्बास और इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये सारे के सारे क्योंकि ए से शुरू होते हैं इसलिए टॉप पे आ रहे होते हैं। तो अच्छा, अब ऑफिस में जो हम यूज़ करते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं और दफ्तरों के अंदर जो हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम करते हैं एरियल इस्तेमाल करते हैं। एरियल, ठीक हो बिल्कुल। ऑफिस में एरियल करते हैं, और बाज़ जगह पे लोग क्या करते हैं, टाइम न्यू रोमन करते हैं, टाइम न्यू रोमन करते हैं। लेकिन ऑफिस के अंदर जो ऑफिशियल जो फ़ॉन्ट जो ऑफिशियल फ़ॉन्ट ऑफिस में चलता है वो चलता है एरियल का, और बाज़ जगह पे लोग टाइम न्यू रोमन करते हैं। और बाज़ जो शुरू में आया हुआ था ना कैलिबरी फ़ॉन्ट जो आया हुआ था, जी जी कैलिबरी अभी हाँ वो वही आया हुआ है, हाँ वो भी चलता है। ये 3 फ़ॉन्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप अगर वकीलों वगैरह की जो राइटिंग देखते हैं ना, जो एडवोकेट जो कोर्ट्स के जो पेपर्स बनते हैं जितने भी, उनके अंदर ज़्यादातर कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है, ये टाइम्स न्यू रोमन वाले फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो लोग। और नॉर्मल जो ऑफिसेज होते हैं एरियल चलता है जी, हाँ नॉर्मल में एरियल चलता है, नॉर्मल एरियल चलता है। हम जो आपने जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें हम एरियल चलाते हैं। एरियल चलाते हैं तो नॉर्मल साइज़ होता है फ़ॉन्ट का वो हम 12 रखते हैं। मतलब अगर आप एक नॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं ना, तो उसमें जो फ़ॉन्ट होते हैं वो उसका जो साइज़ होता है वो 12 होता है, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होगा एक नॉर्मल राइटिंग का। हेडिंग में फिर 14 कर लेते हैं। ये जो आपने 3 बताया ना, टाइम न्यू रोमन और ड्रिल बार और एरियल, ये उर्दू में होते हैं या सिर्फ इंग्लिश में होते हैं? ये इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन ये उर्दू के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। मतलब उर्दू में जो उसका जो लुक होता है ना, जैसे ये देखें, ये मैंने लिखा ना शहबाज IT अकेडमी, इसका इम्पैक्ट उर्दू के ऊपर भी पड़ता है। अभी ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ से मैं एरियल चूज़ करता हूँ। ये एरियल, ये बल्कि ये एरियल था, अब मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ। अब ये एरियल में ऐसा आ रहा है आपके सामने, अब मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। तो ये कैलिबरी के अंदर इसका ये इफ़ेक्ट नज़र आएगा, और टाइम्स न्यू रोमन में ऐसा है, ठीक है। तो ये उर्दू के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, लेकिन उर्दू के ऊपर ये ना पुराने स्टाइल के अप्लाई होते हैं। जैसे ये वाला स्टाइल ना, ये नॉर्मल राइटिंग में तो अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल तो उर्दू का नस्तालिक फ़ॉन्ट ही सबसे बेस्ट होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जमील नूरी भी, हाँ जमील नूरी नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक। तो ये फ़ॉन्ट हो गया। ये फ़ॉन्ट आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने फ़ॉन्ट के ऊपर जाना है और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो आपने इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बराबर के ऊपर ही साइज़ का ऑप्शन भी है, और आप इसको यहाँ से जो है इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। जितना आपको साइज़ बढ़ाना है उतना साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें देखें एक होता है कि आपका कर्सर यहाँ आपने इसको, जैसे रोमन है ना, रोमन का वर्ड लिखा हुआ है, तो एक तो होता है कि अगर आपने एक तो एक आपने इसको सिलेक्ट करके चेंज करेंगे तो इस पूरे रोमन के वर्ड का चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर इसके बीच में रखा हुआ है तो तब भी ये पूरा रोमन का जो है फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर देगा। हमें लग रही है कर्सर बीच में होगा तो बस कर देगा, पूरा उसका कर देगा। हाँ, तो लेकिन जब कर्सर होगा तो सिर्फ उस वर्ड का करेगा, आगे पीछे वाले जो वर्ड लिखे उनका नहीं करेगा। हाँ, तो इसको करना पूरा करने के लिए तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बस यही है तो फिर इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एरियल को मैंने सिलेक्ट किया तो अब इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस कर्सर बीच में है तो वो खुद ही अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आपने पूरी लाइन का करना है, 2-3 लफ्ज़ का करना है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप यहाँ से नंबर्स दे के बढ़ाते हैं। एक तो इसके अंदर कुछ मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स दिया हुआ है, 72 तक आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा नहीं मुझे उससे ज़्यादा करना है। जैसे हम बाज़ का हम जब बोर्ड वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना अपने ऑफिसेस के,
तो ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग्स करके लगाते हैं, तो वो एक एक पेज के ऊपर हम एक एक लेटर ही लिखते हैं बस, ताकि बड़ा बड़ा बाज़ जगह पे पॉलिसीज़ लिखनी होती हैं, बाज़ जगह पे लिखना होता है, बड़े बड़े कुछ साइंस लिखने होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एरो के ऊपर, तो आपको 72 तक का फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे तो 200 यूज़ करना है, तो फिर आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप 200 टाइप करेंगे तो फिर ये 200 ऐसे बड़ा हो जाएगा। जितना मतलब हम टाइप करना चाहे वो उसमें कर सकते हैं? नहीं, जितना मर्जी नहीं, इसकी लिमिट होती है। और मेरे ख्याल से चेक कर लेते हैं। मर्जी का मतलब ये है कि 300 तक ही जाएंगे शायद, 350 तक। 300 तक भी जा सकता है, लेकिन और कितना जा सकता है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसकी तकरीबन मतलब 400 तक की शायद लिमिट होती है। तो 500 तक है, 999 तक जा सकता है। अच्छा, बस इसने ऑटोमेटिक दी होती है हमें कि 72 तक 72, उसके अलावा हम मतलब 900 तक जा सकते हैं। नहीं और भी है, ये आप इंक्रीज करते हैं, देखिए बढ़ रहा है, 1100 से ऊपर हो गया, बढ़ रहा है। ठीक, तो ये आप इसको चेक कर लीजिएगा इसकी मैक्सिमम कितनी इसकी रेंज है। तो इसका ठीक है, कोई बात नहीं, वो समय लगेगा, वो आप चाहिए उतना ही। हाँ आप उसको लिख सकते हैं। पहले वर्जन्स में 10 तक के ऊपर इसकी रेंज कम थी, लेकिन अभी इसकी रेंज काफ़ी बढ़ गई। कभी इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं किया इतना इसका साइज़ ना, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेंज है इसके साइज़ की। तो अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नंबर दे के बने हुए चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे दो आपको एरो नज़र आ रहे, दो एक के साइन बने हुए आ रहे हैं, एक के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, एक के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। तो ये भी साइज़ बढ़ाने के लिए है। अगर आपने बढ़ाना है तो आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, समय लगेगा। और माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो छोटा होता जाएगा। जी, तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है चेंज केस का। इन साइज़ के साथ ही एक ऑप्शन है चेंज केस का। चेंज केस का जो ऑप्शन होता है वो इस्तेमाल होता है छोटी और बड़ी ABC के अंदर आपको चेंज करना हो। जैसे फ़र्ज़ करें आपने टाइटल बार लिखा है, इसमें पहला लफ्ज़ बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं, तो आप कहते नहीं यार मुझे सारे छोटे करने हैं, तो आपने सारा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है चेंज केस का, इसके एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ऐसा होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, इसने बताया भी हुआ है। सेंटेंस केस लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ S बड़ा है बाकी सब छोटा है। जी। तो जब आप सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें सारे के सारे छोटे हो गए, बस पहला लेटर बड़ा रहता है। बड़ा रहता है। तो जैसे मैं ये क्विक एक्सेस के ऊपर अप्लाई करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं जब इसके ऊपर सेंटेंस केस अप्लाई करूँगा तो पहला बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। और इसी तरह से इसमें सेकंड केस होता है लोअर केस। लोअर में क्या होता है, सारे छोटे हो जाएंगे, पहला भी छोटा और तमाम के तमाम छोटे, सारे छोटे। इसके बाद होता है अपर केस में सारे बड़े हो जाएंगे, अपर पे सारे। ठीक। और टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड का पहला वाला कैपिटल होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये टाइटल पे करना है। हाँ, ये टाइटल केस होता है। यहाँ देखें हर वर्ड का फर्स्ट टाइटल जो केस है ना, इसमें हर एक का पहला कैपिटल होगा। इसको टाइटल केस भी कहते हैं, इसको प्रॉपर केस भी कहते हैं। और उसके बाद जो नीचे होता है ये टॉगल केस होते हैं। टॉगल केस में ये होता है कि छोटे, हाँ बाकी सारे बड़े। ठीक है, तो ये इस तरह के फ़ॉन्ट्स हम बाज़ औक़ात एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लफ्ज़ ऐसे लिखते हैं ताकि असल में जब कोई भी चीज़ आप एडवर्टाइजमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कोशिश ये होती है कि हर वर्ड के ऊपर इंसान की नज़र टिके। फिर वहाँ पे हम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ताकि देखने वाला समझे यार ये कौन सा नया डिज़ाइन आ गया है। तो इस तरह से आप जो है ना अट्रैक्शन गेन करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो ये टॉगल केस होता है, फर्स्ट छोटा बाकी सारे के सारे बड़े होते हैं। तो नॉर्मल मैं कर देता हूँ सेंटेंस केस हो गया। तो ये केसेस समझ में आ गए जी। अच्छा, मतलब कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू करता रहूँ आगे ना? तो हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले मुझे जो पता होंगी आपको, जो अभी बताया इसको मैंने, हाँ, इसकी नहीं है। दूसरा वो जो आपने 5 पे कॉमा लगा कर 5 पे 5 किया है पैराग्राफ का, ये दो चीज़ें नहीं थी मेरे लिए। ये और वो दूसरा जो लाइनों का नाम बताया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुछ ना कुछ समझ बस की ना। हाँ, ये इसमें बेसिक है तो ये पता होती है। हाँ जी, इस वजह से ज़रा मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा पता, 2-3 चीज़ें जो नहीं आई हैं
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ नहीं चलता रहे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। चलिए ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखें एक और आपके पास टूल आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये भी नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसे जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना, जैसे फर्स्ट करें, देखें मैंने अभी इसका साइज़ बड़ा किया हुआ है, इसका साइज़ अभी 35 है, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज है। 35। या अब मैं इसके अंदर और फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई, मतलब नीचे लाइन आ गई। हाँ नीचे लाइन आ गई। अब मैं इधर आता हूँ, लेकिन आपको ये ऑप्शन समझाने के लिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई, जैसे मैंने आपसे कल कहा था ना कि मैं आपको किताबों का फॉर्मेट दूंगा, उसमें सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म करके दूंगा, उसको आपने खुद से डिज़ाइन करना होगा पीडीएफ को देख के, हेडिंग के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, नॉर्मल और सब हेडिंग वगैरह। तो उसमें हम करेंगे क्या, हाँ मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा। जब क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा ना, अच्छा कंट्रोल ए से क्या होगा, सिलेक्ट ऑल, पूरी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। कोई लाइन होगी या मुकम्मल होगा पेज? ये सिलेक्ट ऑल जो है ना, ये सारे के सारे पेजेस, मतलब ये है कि पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है सारा का सारा सिलेक्ट। आपके पास 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल ए करेंगे 100 के 100 के ऊपर हर चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, और आपने वहाँ से बस कंट्रोल ए किया, सब सिलेक्ट हो गया। ये देखें ये पूरा डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। जी जी। ये देखें ये आ गया जी, नज़र आ गया। अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो सब डिलीट हो जाएगा। जी जी। तो ये कंट्रोल ए फ़ायदे का बहुत है और नुकसान का ही बहुत है। बाज़ का इंसान को पता नहीं चलता, कंट्रोल ए करके एकदम डिलीट हो जाता है और इंसान उसको पता नहीं चलता कि मैंने कंट्रोल ए किया हुआ है, और बाद में पता चलता है भाई पूरा डॉक्यूमेंट ही गया। अच्छा इसमें ये है, इसमें वापस तो आ जाता है मतलब। हाँ इसमें एक आप अंडू करके वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर बाज़ का अब जैसे मैं हमारे जैसे जैसे अब बंदा एक्सपर्ट होता है तो उसके अंदर तेज़ी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं जैसे काम करके फ़ाइल को वाइंड अप करता हूँ, टक 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 स्पीड से किया, कंट्रोल टक करके और एकदम से क्लोज़ कर दी, और बाद में जब दोबारा ओपन करके देखा पता चला पूरी फ़ाइल जो है वो साफ़ हुई हुई है, क्योंकि जब आपने फ़ाइल बंद कर दी ना। जी जी। अच्छा हज़रत जी, दूसरी ये है कि टाइपिंग में मतलब मेरी इतनी तेज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल स्लो किस्म की है। वो कहते हैं जो बिल्कुल ही पहली दफ़ा बंदा हाथ लगाता है, तो ये भी ज़रा इस किस्म की है मेरी। नहीं तो वो मैं वो बताता हूँ। वो आपने फिर किताब कैसे टाइप की थी अगर इतनी स्लो थी? बस वैसे ही लगा रहता था खेल पे। अच्छा नहीं किताब इसके अंदर पड़ी है मेरे पास वैसे भी। अब मैं गया था ना सियालकोट, मैं पिछले हफ्ते वहाँ से वापस आया हूँ। सही। तो वो किताब जो सुसर ने हाथ के साथ लिखी हुई थी ना, वो पूरी किताब में ले आया हूँ। ज़बरदस्त है ना। अभी कुछ गलतियाँ वगैरह थी उसमें, वो खाते भी बहुत बड़े हैं उनके, अपने हाथ की लिखाई किताब ऐसे कि जैसे उसने लैपटॉप कंप्यूटर में वो की हो ऐसे ही। अगर आपका जाना हो उधर है कश्मीरी महल्ला है सियालकोट, मुजद्दिद अल-वसानी की मस्जिद है। अच्छा सही। मुजद्दिद अल-वसानी की तकरीबन वहाँ से 45 साल हो गए उनको वहाँ पे होते हुए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें अगर चक्कर लगा ना, अभी तो मैं पसरूर आ गया हूँ सियालकोट से। अच्छा वो असल में पंजाब आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक दो दो दिन हर जगह करके घूम फिर के ना सारी जगहों से। अभी मैं अपने ससुराल आ गया हूँ, पसरूर आ गया हूँ मैं। 2 दिन यहाँ बेगम भी रहे ना ज़रा, ये ना कह अम्मा के घर तो मिलाया नहीं, ऐसे लेके आ गया। नहीं घूमना चाहिए, अल्लाह वाले तो ये उनकी भी तो ज़िंदगी है, अपने माँ बाप को छोड़ के ये हमारे पास ऐसे ही है। पहले इसलिए मैं अब ये तकरीबन यहाँ आ गया हूँ अभी, सब जगह से घूम फिर के ना। शुरू में कहा सब जगह चले जाओ एक एक दिन, और फिर वापस यहाँ पे अब ये कि सुकून से बैठे हैं। तो ये तो अच्छा ये इंशाल्लाह मेरे जहन में ये तो सजी के जितने भी कोर्सेज है ना आपके, इंशाल्लाह अगर आप मुनासिब समझे तो फिर मुझे ऐसा सब करवा देना इंशाल्लाह। नहीं वो हो जाएंगे। देखो एक तो ना ये हम ऐसे कर रहे हैं, दूसरा मेरे पास जो मेरा अगर आप यूट्यूब चैनल देखते हो ना तो वहीं से देखिए, आपकी एक एक वीडियो देखी, मुझे कुछ आधे आ गई हैं, लेकिन वो जब बैठता हूँ मुझे फिर मसला बनता है। नहीं वो होगा, लेकिन मैं जैसे आप मोबाइल वीडियो एडिटिंग की कह रहे हो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कह रहे हैं ना, वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, तो उसमें ये कि आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ठीक लगता है इस तरह से तो इस तरह भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं। अच्छा ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा जो क्लियर फॉर्मेटिंग है ना, इसमें ये होता है कि आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। जी जी। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक बुक ओपन करता हूँ, ये मैं एक बुक ओपन की है,
अभी मैंने किताब ओपन की है, देखें इसके ऊपर ये हेडिंग्स लगी हुई हैं, सब हेडिंग्स लगी हुई है, ये नॉर्मल पैराग्राफ है। हम हेडिंग का अगर साइज़ देखें तो यहाँ पे इसका 16 है, ठीक है। ये सब हेडिंग है 4.1 वाली, इसका साइज़ देखें तो इसका साइज़ 14 है, और जो नॉर्मल लिखाई है इसका अगर हम साइज़ देखें तो ये 12 है, ठीक है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ ना लेसन 1 के ऊपर, तो यहाँ पर देखें इसका फ़ॉन्ट ये वाला है, उसका साइज़ ये है, इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई हुआ है। जब ये जो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हुई हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कोई रंग दिया हुआ है, तो ये असल में फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसको कहते हैं ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हुआ हुआ है, ये फॉर्मेटिंग हुई है, देखें इस तरह से करके। तो अब अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं इसकी फॉर्मेटिंग ही ख़त्म करना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पूरा नहीं करता, एक पेज सिलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दूँ का मतलब क्या, जैसे बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होता है ना, बिल्कुल ही जब आप डॉक्यूमेंट वर्ड का खोलते हैं बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होता है, कोई बोल्ड नहीं, कोई इटैलिक नहीं, 11 फ़ॉन्ट साइज़ होगा, कैलिबरी फ़ॉन्ट होगा, सब कुछ ख़त्म कर दूँ एक क्लिक से, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और अब इस क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें सबका फ़ॉन्ट जो है वो 12 हो गया और टाइम न्यू रोमन हो गया। असल में हाँ, ये 12 इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना इसको स्टाइल शीट बेस बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई हुआ है जो कि इसको मिनिमम फ़ॉन्ट उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसका 12 होगा, वरना अमूमन इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो 11 होता है। जब आप एक नॉर्मल एक्सेल की फ़ाइल खोलते हैं ना उसमें फ़ॉन्ट हाँ अच्छा देखें, हाँ ये बता, जो रेड कलर का इसमें जो साइन आता है ना, इसका मतलब होता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक है, और एक होता है ग्रीन कलर का एक होता है इसमें ग्रीन कलर का आता है, उसका मतलब होता है कि ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है। और अच्छा में अब जैसे जैसे देखें ये अराब लिखा हुआ ना, ये असल में अराब लिखा हुआ है, अब क्योंकि अराब इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, तो इसलिए वो ये समझता है कि ये आपने गलत लिखा है। इस तरह अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो आपका नाम तो ज़ाहिर इंग्लिश में तो है ही नहीं, तो वो कहेगा ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर क्या है कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, यार नहीं ये मेरा नाम है, तो आप इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो। फिर हम इसको डिक्शनरी, जब हम इस डिक्शनरी की तरफ आएंगे फिर मैं इसको डिटेल से बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपनी डिक्शनरी के कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह जो हरी लाइंस होती हैं उसमें होता है कि आपने ग्रामर की मिस्टेक की है, तो ये 2 तरह की मिस्टेक्स अंडरलाइन करता है। लेकिन ये जो लाइंस होती हैं ये प्रिंट नहीं होती, ये आपको जस्ट नज़र आ रही होती हैं, अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट में शो नहीं होती। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग समझ आ गई आपको? अच्छा, ये टूल असल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेट से कोई आर्टिकल आप डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो लोगों से ना बाज़ का मैनेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसमें हाइपर लिंक लगे हुए होते हैं, क्लिक किया तो कोई और फाइल खुल गई, या अगर क्लिक ना भी किया तो वो चीज़ें मैनेज नहीं होती। तो उसमें फिर लोग क्या करते हैं कि वो उसको फिर आप लेके उसकी इस तरह से आप कंट्रोल ए करके इसकी जो है फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लें, ताकि आपको जो परेशानियाँ आ रही होती वो ना हो। तो ये टूल उस वक्त बहुत काम का होता है जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो बाज़ का मसला करती है, लोगों से मैनेज नहीं होती उसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, वो करते कुछ है उसके ऊपर वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्ज़ करें एक चीज़ बोल्ड में कहता है उसका बोल्ड ख़त्म हो जाए या फ़ॉन्ट चेंज हो तो वो होता नहीं है, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, फिर हम नए से उसको अप्लाई करते हैं। तो ये अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह जब आगे हम पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अब आगे देखिए बोल्ड है, ये तो आपको पता है, बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा डार्क करना है, देखें इस तरह से करके बोल्ड। उसके बाद ये इटैलिक है, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा फ़ॉन्ट हो जाता है इस तरह से करके, एक दफ़ा करते हैं। हाँ, अंडरलाइन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन के अंदर मज़ीद ऑप्शन देखें, अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा कर्सर एरो भी बना हुआ है, तो इसके अंदर फिर मज़ीद ऑप्शन भी हैं कि डॉटेड अंडरलाइन लेनी है, डैश वाली लेनी है, ये सारी आप ले सकते हैं, डबल भी लेनी है, बाज़ का ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह अगर आपने अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये कलर शो होगा प्रिंट में, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप कलर प्रिंट से करेंगे। अगर ब्लैक एंड वाइट से करेंगे तो ये ब्लैक और ग्रे नज़र आएगा। तो इसी तरह से अगर आपने क्या भाई मुझे मोर अंडरलाइन चाहिए, तो आप यहाँ देखें मोर का भी ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन की पूरा का पूरा फ़ॉन्ट का पैनल खुल जाता है, जहाँ पे जो ये आपको सारे ऑप्शन जो यहाँ नज़र आ रहे हैं वो सब के सब आपको यहाँ मिल जाएंगे।
तो फिलहाल इसमें आपको बस अंडरलाइन के ही बताता हूँ, बाकी हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अंडरलाइन जो हमने ये ऑप्शन चूज़ किया है ना, तो इसमें देखें ये अंडरलाइन का सेक्शन है, ये वाला पूरा। यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर चूज़ कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से भी कर सक रहे थे। यहाँ से आप अंडरलाइन की वो कैटेगरीज मज़ीद हैं इसके अंदर, कौन कौन सी लेनी है, ये सारी की सारी है। और इसी तरह से यहाँ से ये अंडरलाइन का कलर है, ये फ़ॉन्ट कलर है। ये जो आपके पास कलर ये वाला, ये फ़ॉन्ट कलर है, ये आगे आएगा ये वाला, मतलब लिखाई का कलर चेंज करने के लिए। ये आपके पास इसको देखने ये यहाँ पे होगा, इसको मैं अभी पढ़ाता हूँ आपको, ये वाला यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये अंडरलाइन का कलर, इससे आप अंडरलाइन के मज़ीद कलर जो है ले सकते हैं। इसके ऊपर मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोर कलर, फिर मोर कलर, ये सारे के सारे कलर्स हैं, जो लेना है वो ले लें, ओके कर दें और यहाँ से ओके कर दें तो देखें वो कलर अप्लाई हो जाएगा इस अंडरलाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट के अंदर भी आएगा। तो ये समझ आ गई। इसी तरह इसके बराबर में एक ऑप्शन है, देखें यहाँ पे ABC लाइन लगी हुई है। अच्छा, मैं इस अंडरलाइन को ख़त्म करता हूँ ना, एक दफ़ा आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन अप्लाई हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ABC जो क्रॉस, इसको कहते हैं असल में स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इस ऑप्शन को, स्ट्राइक थ्रू। यही मैं लिख देता हूँ आपको, स्ट्राइक थ्रू। आ रही है आवाज़? अब आइए, पहले नहीं आ रही थी, वो गलती से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू हज़रत। ये वाला, ये जो ऑप्शन है ना अंडरलाइन के बराबर वाला, जी इसको हाँ स्ट्राइक थ्रू आप क्लिक करते हैं तो एक कटा हुआ एक लाइन लगाने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं ना सेल 100% ऑफ या 40% ऑफ, तो फिर वो कटा हुआ होता है ऐसे वर्ड, या प्रीवियस प्राइस ये थी, नई प्राइस ये, तो वो उसको काटने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं इस तरह से करके। किसी वर्ड को कहीं शो करना हो कि भाई इसको कटा हुआ शो करना, तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं। तो ये नॉर्मल है, आप इस्तेमाल करना चेक करना। अब आ जाते हैं आगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपने पानी का अगर फॉर्मूला कभी देखा हो ऐसे, नहीं कोई बात नहीं, देखें ये इसको कहते हैं, ये सब स्क्रिप्ट होते हैं। जब आप कोई मैथमेटिक्स का काम करते हैं ना, देखें ऐसे आपने फर्स्ट लिखा हुआ तो देखा है ना, ये फर्स्ट, हाँ जी ये देखा, हाँ ये देखा है। तो ये असल में ये जो एस के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ आता है ना, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इस तरह से करके सुपर स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, ये करते कैसे, ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आपने इसको ये सिलेक्ट करना है, जिस एरिया को या जिस लफ्ज़ को आपने ऊपर लिखना है, तो आपने उसको सिलेक्ट किया तो ये वाला ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। देखें यहाँ पे एक्स के ऊपर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, ये देखें एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, हाँ इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। और ये एक्स के साथ थोड़ा सा नीचे करके 2 लिखा है, इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। ये देखिए सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है कंट्रोल, इसके मेरे शॉर्टकट की भी आ रहा है जी कंट्रोल, ये जो ये प्लस वो क्या नाम है इसका, वो कंट्रोल इक्वल टू और शिफ्ट इक्वल टू, इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल के साथ इक्वल टू बराबर का बटन दबाते हैं ना, जो बैक स्पेस के बराबर में, तो ये सब स्क्रिप्ट अप्लाई होते हैं ऐसे। और अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं तो ये सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई होते हैं। लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये तो सब स्क्रिप्ट,
और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये होता है। इधर शिफ्ट 3 दबाना है इधर है, नहीं, कंट्रोल दबा के रखना है और शिफ्ट दबाना है, फिर इक्वल टू का साइन दबाना है। कंट्रोल दबाएंगे, इक्वल टू बैक स्पेस के बराबर में बराबर का साइन होता है ना, ये वाला, ये इक्वल का साइन होता है, ये वाला। जी जी, ये प्लस और ये, हाँ, प्लस और इक्वल, इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है। जी जी, मेरे पास लिनोवो का है ना। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये फर्स्ट, अब आपने लिखना है तो आपने सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, एक दफ़ा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। और एक सब इसके इस्तेमाल होते हैं, ये जैसे आपने लिखना फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर कभी लिखना हो आपने तो तब ये इस्तेमाल होते हैं। जी जी। और अगर आपका मैथमेटिक्स से वास्ता कहीं पढ़ा हो, मैथमेटिक्स मदरसों में तो पढ़ाई जाती होगी ना हिसाब का नहीं? मैं इतना नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं। दरस निज़ामी में मुतवस्सित में पढ़ाई जाती नहीं, दरस निज़ामी में मैंने वो अच्छा, ठीक है। तो बस पहले साल है ना मुतवस्सित का, इसमें पढ़ाई जाती है। और फिर आगे 8 साल में बंदा वैसे ही भूल जाता है कि क्या पढ़ा था पहले साल। मैंने मुतवस्सित नहीं पढ़ी थी ना। अच्छा, मैंने डायरेक्ट उला ही पढ़ी थी। सही। अच्छा, तो इस तरह से अगर आप इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहें तो इसको ऊपर कर सकते हैं, और नीचे लगाना चाहें तो नीचे लगा सकते हैं। बाज़ वक़्त आपकी ज़रूरत होती है तो आपको ये ऑप्शन पता होगा सुपरस्क्रिप्ट से इस तरह से आप लगा, जैसे आप फुटनोट नहीं लगाते, हवाले जैसे लगाते हैं। हाँ जी जी। तो हवालों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, हवालों में वो ऐसे छोटा करके ऊपर लगता है, लेकिन हवालों में तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है, लेकिन उसके अंदर भी ये ऑप्शन यही वाला अप्लाई होता है, लेकिन वो होता ऑटोमेटिक है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है। H2O ये पानी का फार्मूला है। अगर जो पानी का जो साइंसी फार्मूला है ना, ये है H2O। तो H2O का मतलब पानी होता है साइंसी ज़ुबान में। H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, O करता है ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है। सही है? ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें और इसको पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद देखें बराबर में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी का। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने घर में इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या देखा। देखिए, जैसे फर्स्ट मैं सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसके स्टाइल को चेंज करूँ, तो आपने इसकी एरो देखें आप बना हुआ है आपके पास छोटा सा। इसको खोलेंगे तो ये देखिए मुख्तलिफ टेक्स्ट के सैंपल हैं बने हुए, ये टेक्स्ट के स्टाइल हैं। तो आप जिसके ऊपर भी लेके जाते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई होगी। हम असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ब्रोशर भी डिज़ाइन करते हैं और इसी तरह से मैगज़ीन भी डिज़ाइन करते हैं और इस तरह से इश्तिहारात भी डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट किया, आपको जो अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। बाद में इसका कलर शलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपने का कलर चेंज करना है जो अंदर है, तो ये इसका फ़ॉन्ट का कलर जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था ना कि फ़ॉन्ट का ये कलर है, तो आप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने कहा यार स्टाइल तो ये वाला होगा लेकिन कलर मुझे ये चाहिए, तो कलर आप वो ले लें, ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसी तरह ये नॉर्मल है, इसके भी अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके फ़ॉन्ट कलर में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको रखना है ऐसे करके। ये कलर प्रिंट आउट में आएगा, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से निकालेंगे तो उसमें ये ग्रे या ब्लैक में शो होगा। अच्छा, इस टाइपोग्राफी के अंदर मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। देखें, इसमें पहला तो आउटलाइन है, इसके ऊपर देखें आउटलाइन भी अप्लाई हुई है। आउटलाइन का क्या कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखें आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। नज़र आ जो बाहर के किनारे, हाँ, जो बाहर के देखें कलर चेंज हो गया अभी। जी जी, ठीक है, तो ये आउटलाइन होती है। तो आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद कोई कलर लेना है तो आप यहाँ से मोर कलर से ले सकते हैं। मतलब एक तो ये अगर आपको आउटलाइन चाहिए नहीं तो आप नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। एक तो आउटलाइन आप रखते हैं ना, अगर आपको ज़रूरत है कि यार नहीं इसके ऊपर आउटलाइन लगनी चाहिए, ये अच्छा लगता है आउटलाइन के साथ, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन कर दें इसमें, तो
तो ये अब आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी इसके ऊपर से। दोबारा क्लिक करते हैं और अब इसके अंदर एक ऑप्शन होता है शेडो का। आपने कहा मुझे इसके ऊपर साया भी देना है, वैसे तो पहले से इसके ऊपर शेडो आया हुआ है क्योंकि हमने बना टेम्पलेट लिया था, इसमें शेडो था। लेकिन फर्स्ट कर जैसे मैं इस सब स्क्रिप्ट को लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि इसके ऑप्शन यहाँ पे अच्छी तरह से नज़र आए। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर शेडो अप्लाई करना, तो देखें अब इसके ऊपर शेडो अप्लाई हो जाएगा, हल्का सा छाया अप्लाई हो जाता है, ये अच्छा लगता है बाज़ जगह। बिल्कुल। इसी तरह से नीचे इसका इनर शेडोज़ भी हैं, अंदर की तरफ शेडो लगाने हो। इसी तरह से ये 3D शेडोज़ होते हैं। इसी तरह से इसके अंदर 3D का मतलब होता है इसका थोड़ा सा, ये 3D ठीक है। साया तो काफ़ी नीचे आ गया ना उसका। हाँ वो नीचे आ गई, ये इस तरह चेंज होता रहता है। इसकी अब मज़ीद सेटिंग, ये तो बने बनाए फॉर्मेट है ना, एक बना हुआ फॉर्मेट है, जी जी। इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके हम तो हम मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट देखें, जब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर हम देखेंगे हम इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, 3D शेडो को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जी सर। तो उसके बाद इसके अंदर रिफ्लेक्शन का भी एक ऑप्शन है, आप ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मतलब जैसे इसका साया नीचे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स आप अगर आपने इश्तिहारात देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे इस तरह से मुख्तलिफ। और इसी तरह से इसके अंदर ग्लोइंग इफ़ेक्ट हैं, मतलब इसके अंदर लाइटिंग होती है, थोड़ी सी साइडों के ऊपर ग्लो कर रहा होता है, मतलब इसका आप किसी भी रंग से इसको ग्लो कर सकते थे। बने हुए टेम्पलेट्स हैं, आप इसको किसी भी रंग से ग्लो करवा सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे इस ऑप्शन को, लिगेचर्स का जो ऑप्शन है। तो बाकी ये सारे ऑप्शन हैं, आपने इसको टेक्स्ट को अप्लाई करके ना, जब आप कल क्लास में जब आएंगे ना, एक डॉक्यूमेंट सेव करेंगे और उसके ऊपर आपने जैसे आपने एक वर्ड को सिलेक्ट किया या एक लाइन को सिलेक्ट किया, तो आपने उसके ऊपर ये फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं, मतलब ये स्टाइल अप्लाई करने हैं इस तरह से करके। भाई किसी के ऊपर आपने कुछ अप्लाई किया और फिर आपने इसको जो है ना अप्लाई करने के बाद, एक तो ये नॉर्मल अप्लाई हुआ ना, तो बाद में आपने इसको कहा भाई नहीं अंदर का कलर चेंज करना है, तो वो आपने चेंज कर देना है इस तरह से करके। आपने कहा नहीं मुझे आउटलाइन का कलर भी चेंज करना है, तो फिर आपने आउटलाइन का कलर भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से चेंज कर देना, आउटलाइन कलर। ये जो पहले वाला जो पहले वाला, हाँ ये पहला वाला आउटलाइन कलर चेंज होगा इस पे, इसके अंदर ये लिखा हुआ आउटलाइन। हाँ इसका अच्छा ठीक है, इसके अंदर जाके मिल जाएगा। हाँ यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। आउटलाइन है, फिर शेडो है, रिफ्लेक्शन है। तो इसको आपने ना हर ऑप्शन को अप्लाई करना है हर वर्ड के ऊपर मुख्तलिफ। तो 1-2 पेजेस हो, हर वर्ड के ऊपर कोई ना कोई आपने स्टाइल अप्लाई किया हो। ये करने का मकसद है कि आप जितनी इसको यूज़ करेंगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक ऑप्शन पढ़ के या एक दफ़ा प्रैक्टिस करके समझ नहीं आती, जब आप वो काम 10 दफ़ा करते हैं तो आपके जहन के अंदर एक 10वीं दफ़ा या 12वीं दफ़ा एक नई चीज़ आती है, अच्छा यार ये तो इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी हज़रत। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हाईलाइट का ऑप्शन है। हाईलाइट का दिखा देते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ खबरें देखी ना, कोई खबरें पढ़ रहा होता तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते हैं। आपने जिस पट्टी को हाईलाइट करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, उतने टेक्स्ट को, और यहाँ पे हाईलाइट के ऊपर जाना है और जिस रंग से हाईलाइट करना है वो रंग हाईलाइट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने, इसका मकसद ये होता है कि जैसे अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट जी स्क्रीनशॉट अब आ गई ये कैसे क्या दोबारा करना, स्क्रीन स्टॉप हो गई। मैं बता रहा हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं, तो हम उसमें जैसे फ़र्ज़ करें मैं किसी को फ़ाइल भेजता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार मैंने इसके अंदर पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए, उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2 तरीके हैं। एक तो पहले आप हाईलाइट के ऊपर जाएं और कलर चूज़ कर लें, किस कलर में हाईलाइट करना है। मैंने कहा भाई मैं जो है ये पिंक कलर चूज़ कर लेता हूँ, और पिंक कलर चूज़ करने के बाद मैंने उसके ऊपर ऐसे फेर दिया माउस पॉइंटर से, ये देखिए ये पूरा का पूरा पिंक हो गया सारा। इसी तरह मैं अगले एक पॉइंट के ऊपर गया तो मैंने इसको भी जो है वो ऐसे फेर दिया, तो ये हाईलाइट हो गया, पॉइंट हाइट। इसमें क्या हुआ कि फ़ॉन्ट का कलर नहीं चेंज हुआ, फ़ॉन्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। नहीं
करीब आ गए, अब आ गए। दोबारा बताऊं? नहीं, समय लग गई थी, वो अप्लाई अब हुआ है उस पर ना। हाँ, वो असल में थोड़ा देर से। तो इस तरह से आपने कलर चूज़ कर लेना है और बाद में जिस कलर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर लेते हैं। तो बात इसको मैंने लकीर खींचनी खुद हो जाएगा, इंटर तो नहीं दबाना, शिफ्ट नहीं, कुछ वगैरह नहीं। का बटन? ये देखिए पेंसिल बनी हुई है ना आपके माउस पॉइंटर के ऊपर, जब आपने कलर चूज़ किया था ये पेंसिल बनी हुई है छोटी सी। जी जी, तो आपने उस बनी हुई जी, हाँ, बिल्कुल उस पेंसिल को आप ऐसे पकड़ेंगे और दबा के जैसे सेलेक्ट करने के लिए दबाते हैं ना, तो वैसे आपने सेलेक्ट करना है बस। आप छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक अप्लाई है, हो जाएगा। ऑटोमेटिक ठीक हो अब गया। आपने कहा मुझे ये रंग ख़त्म करना है, तो दोबारा से देखें आप इसी के ऊपर जाएंगे और नो कलर इसको चूज़ नो करेंगे। कलर फिर आपके पास पेंसिल होगी, अब आप ऐसे फेर देंगे बस ऐसे ऐसे करके, तो वो कलर ख़त्म कर देगा। ठीक। फिर ऐसे फेरेंगे, कलर ख़त्म कर देगा। ये एक, बाजू में मेरे से हुआ है, तो ये इस तरह से मैं बात। उर्दू की लिखाई लिख रहा था ना जब, उर्दू की लिखाई लिखी थी मैंने, तो कलर एक लगा दिया। मैं जितनी टाइपिंग करूँ फिर कलर के साथ वो, लेकिन आज तो चले गया कि यहाँ ख़त्म भी हो सकती है, वहाँ जाकर ना कलर पे जाके हाँ, उसको ख़त्म कर कर देंगे। दें। अब देखें मैंने कलर ख़त्म कर लिया, लेकिन ये पेंसिल मेरे पास अभी भी आ रही है। जी जी, तो इसके क्या करते हैं, आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे सबसे पहला बटन होता है एस्केप का, ESC लिखा होता है। लिखा हुआ है बिल्कुल जी, जब आप उसको दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक ठीक। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये एक तरीका था कि पहले आपने कलर चूज़ करना है, उसके बाद आपने इसको फेर देना है, और फिर नो कलर चूज़ करना है और फिर उसको आपने फेर देना है। ये एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, यार मैंने इसको हाईलाइट करना है, ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अभी क्या हो गया जी, ओहो, ये पहले मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब कलर चूज़ करूँगा यहाँ से। जी हो, तो अब कलर करूँगा तो अब ये कलर अप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, असल में मेरा माउस जो है वो खुद ही दबे जा रहा है। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अब यहाँ से मैं कलर चूज़ कर लूँगा, तो ये कलर हो गया, कलर खुद ब खुद सिलेक्ट। और दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और अब मैं यहाँ से नो कलर आ गया। अब नो कलर करूँगा तो अब ये नो कलर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? जी जी, कि पहले आप चाहें तो कलर चूज़ करें फिर टेक्स्ट के ऊपर फेरें, और दूसरा तरीका ये कि पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करें फिर कलर चूज़ करें। तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको आसानी है। आवाज़ कट गई फिर आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पहले आप दो तरीके हैं, पहले आप कलर चूज़ करें उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर फेरें, और दूसरा ये है कि पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप कलर सेलेक्ट करें। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं जैसे आपको सहूलत हो। और उसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर का। अगर आप चाहते हैं कि लिखाई का कलर चेंज करना है तो देखें, ये लिखाई का कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से करके। ये लिखाई का कलर प्रिंट में आएगा, लेकिन वही बात है अगर कलर प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो तब आएगा, लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट से करेंगे तो या तो ग्रे में आएगा या फिर ब्लैक में आएगा। तो इसी तरह इसके अंदर मोर ऑप्शंस में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मोर कलर्स का, तो वो सारे के सारे कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डार्क कोई कलर करना है, कोई लाइट कलर करना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पे रुक गई, आ जाती है। अब आ रही है? तो इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ भी तो वही कलर आ रहा है। नहीं, अब ये जो कलर है ना, ये अब जो कलर आया है ये लिखाई के ऊपर कलर आया है, समझ रहे हैं? आवाज़ आ रही है? अब सही आ रही है, पहले आवाज़ ड्रॉप। मैंने कहा दोनों का फ़र्क क्या है, उसमें भी हमने हाईलाइट किया है कलर, हाँ। इसमें भी कलर वही आ रहा है। देखें, ये जो है ना ये लिखाई के ऊपर कलर है, ये देखें ज़रा, और ये जो है ना ये लिखाई के, जी जी, ये फ़र्क है दोनों में। मतलब जब आप हाईलाइट करते हैं ना, तो हाईलाइट करने से पहला हाईलाइट, जी जी, पहला हाईलाइट, हाँ, तो हाईलाइट करने से क्या होता है कि लिखाई का अपना कलर अब आ रही है, कट रही है फिर आ रही है, अब सही है। हाँ, तो जो ये वाला कलर है ये लिखाई का कलर है,
जो ये फ़ॉन्ट कलर कहते हैं जिसको हम, मैंने बोला जो जो ये जो फ़ॉन्ट, ये इसको कहते हैं फ़ॉन्ट कलर, ये लिखाई के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक। और एक होता है, ये होता है असल में हाईलाइट की मिसाल ऐसे ले लें आप, जैसे आपके पास एक मार्कर होता है ना, आपके पास एक किताब के ऊपर एक वो लिखा, एक किताब के ऊपर आप अगर आपके पास नीले रंग से कोई इबारत लिखी हुई है जी, समय लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके ऊपर आप पीले रंग का हाईलाइटर फेर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो किताब का नीला रंग है वो तो नीला रहता है, वो तो उसमें तो चेंजेस नहीं आती, लेकिन जो हाईलाइटर है उससे आप पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो ये फ़ॉन्ट कलर होता है ये लिखाई के रंग को चेंज कर देते हैं। जी, समय लग गई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस थे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से, इसमें आपको काफ़ी माशाल्लाह पहले से पता थे, ये अच्छी बात है। अभी इनमें आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पैराग्राफ से मुतालिक सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके अंदर अब इंशाल्लाह काफ़ी थोड़ी बारीकियाँ भी होंगी, तो कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इस पूरे के पूरे पोर्शन को पढ़ेंगे। तो आज के इस चीज़ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो आप बताएं। नहीं आती। जी। और ये जो आपको ये बताया था सेव एज का, ओपन, न्यू, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई? ठीक हो गया। तो कल इंशाल्लाह जो है, अच्छा एक तो आपने वो रैंड वाला फार्मूला जो है उसको देखना है, रैंड का जो फार्मूला आपको बताया था ना, इक्वल्स टू रैंड, अगर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करें, कुछ ना अंदर डालें, ना 5 1 ना 5 3 ना 2 2, तो फिर नॉर्मल वो खुद ही जो है वो आपको एक टेक्स्ट दे देता है। तकरीबन मेरे 3 पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर, ये 4 होते हैं, हाँ 4 पैराग्राफ होते हैं, बल्कि 5 हैं। अगर आप उसका उस फार्मूले के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन ना करें तो आपको 5 के 5 पैराग्राफ खुद ही दे देते हैं। सही है? जी, अब आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल क्लियर है। बस ये बीच में जो है नेट ने भी दायरे कुछ करना होता है। कोई बात नहीं, जब वतन पहुंच जाएंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे ठीक हो जाए। असल में बड़े मसाइल होते हैं, मैं वहाँ भी जब मैं पूरा दिन जब काम करके जब रात को बैठता हूँ ना, चलो अब मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ जो है अपने वीडियोज़ अपलोड वगैरह कर लूँ, तो उस वक्त बड़े मसाइल होना शुरू हो जाते हैं नेट के साथ। जब काम अभी कोई काम ना हो उस वक्त बिल्कुल ऐसा भाग रहा होता है। मेरे घर में भी ये मसला, वहाँ ज़रा नेट नहीं आता, इस वजह से रात वो 2 आइडिया थी ना, मैं तो आपने मुझे कहा लैपटॉप में बैठ के करना है आपने जी, तो वो मैंने लैपटॉप में था, वो घर वालों को मैं दूसरी जिम में लगा के मैं कहूँ बैल पकड़ के वहाँ जाकर खड़े हो जाए आप कनेक्ट उसके साथ था ना, सिम के साथ, तो इस वजह से मैंने कहा कि घर वाले ने कहा, वो भी आलमा है ना, कहती है पहले पूछ लें उनसे, अगर ऐसा ना मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि आपने तो एक को इजाज़त दी है ना, तो फिर हम नासम नहीं समझते इस चीज़ को ना, कि हम 2 बंदे बैठ के इसको सीख लें या कुछ कर लें। तो अभी तो मैं खैर मस्जिद में ले आया हूँ लैपटॉप को, रात हम 2 थे, 2 आइडिया आई थी ना मेरी, दोनों मेरी थी वो जीमेल की। नहीं अच्छी बात है, घर वाले हम जितने लोग सीख रहे हैं जैसे वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन फीस एक बंदे ने दी है, दूसरे बंदे को नहीं बिठा सकते, ये तो जायज़ नहीं है शरीयत के लिहाज से। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सोच, बहुत आला। आपने आलम का कोर्स नहीं किया हुआ? नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो ये कॉलेज पढ़ा हुआ है। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों से बड़ा एक ताल्लुक़ है, और दूसरी एक वो ज़रूर रखा करें, वो ज़रूर रखते हैं हमारे उस्ताद जी मुफ्ती हसन साहब जी, आपने शायद देखे होंगे, सुने भी होंगे उनको नेट पे, पता नहीं, तो वो फरमाते हैं कि सबसे बैत का ताल्लुक ना, सबसे बड़ा फ़ायदा ये लिखा है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जी कि बंदे का खात्मा ईमान पे होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, उसका ताल्लुक किसके बैत का ताल्लुक हो, किसी अपने पीर जो होते हैं उनके। जी ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हकीम अख्तर साहब हैं, अशरफुल मदारिस के बड़े, देखे तो उन तो हकीम अख्तर साहब वो थे ना, खलीफा थे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की,
नहीं, हकीम अख्तर साहब जो हैं उनके अशरफ अली साहब थानवी के खलीफा हैं, शाह अबरारुल हक साहब के और शाह अब्दुल गनी हाँ जी, फूल, वही हकीम अख्तर साहब, उनके वही, खलीफा में से मैं ये कह रहा था। हाँ, उनके खुलफा के खलीफा हैं शाह अब्दुल गनी फूरफुरी के और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मदनी में से शायद इनके, तो ये उनके 2-3 महाजिर मक्की। महाजिर मक्की, तो उनके ये खलीफा थे। तो उनके हज़रत अशरफ हकीम अख्तर साहब के आगे खुलफा हैं, उनसे मैं जो है वो बैत हूँ। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जिनके साथ मैं काम करता हूँ इधर मस्जिद में, वो माशाल्लाह वो ब्रिगेडियर साहब हैं तो ब्रिगेडियर, लेकिन वो उनकी दीनी जो काबिलियत है वो भी टॉप की है। मतलब आला आला तरीन असनाद है उनके पास, बड़े बड़े बुज़ुर्गों की, और मतलब पाकिस्तान की नहीं, बड़ा मिस्र के और सऊदीया के जो बड़े बड़े मुफ्ती आज़म गुज़रे हैं ना, उन सब की उनके पास माशाल्लाह एजाज़ी भी और अहादीस की असनाद हैं उनके पास। और जो दुनियावी उलूम है उसके अंदर भी टॉप किया हुआ है माशाल्लाह। 5 मास्टर्स हैं, इस एडवांस अरबी की डिप्लोमा, और इसके अलावा PhD अलग है। तो इंतहाई क्वालिफाइड आदमी है। और हज़रत वो अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तो मतलब बहुत मतलब इंतहाई बुज़ुर्ग और बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब मजहबी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, और इल्मी एतबार से भी। आप अच्छी लेन में हैं माशाल्लाह। चलो ठीक है, ज़िंदगी भी आखिरत में हमारी इसी में से उलमा के पास से गुजरेगी। तो ये जितनी मैंने किताबें आपको दिखाई हैं सारी उन्हीं की लिखी हुई हैं, लिखी उन्होंने। फिर मेरे नाना जी भी इनके खलीफा है, खलीफा तो नहीं मतलब उनके बैत है, अभी हयात है, अहमद लाहौरी साहब के बैत है। अहमद लाहौरी साहब नाना जी हयात है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और उस्ताद है मौलाना फजलमान सिंह के वाले से मुफ्ती महमूद साहब, उनके मेरे नाना जी के उस्ताद हैं वो। अच्छा, हमारे घर में आना जाना, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से अभी भी इस वक्त भी हमारे गांव छोटी सी बस्ती है, वहाँ इसी वक्त अभी भी आना जाना मौलाना फजलमान साहब रहता है घर। अच्छा, ऐसा है कि हमारे जो हज़रत ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ऊपर किताब लिखी हुई है, हज़रत अहमद अली लाहौरी और उनके खुलफा के नाम से। मेरे में नहीं थी, वो मेरे पास है। तो आप सबको बताने का मकसद ये कि आप कह रहे हैं ना आपके नाना हैं, तो अगर आपके नाना के हालात ज़िंदगी हों, खाक सवानी खाका या अहमद अली लाहौरी साहब के कोई खुलफा आपकी जान पहचान में या ख़ानदान में कोई हो, उन उलमा के जो हालात ज़िंदगी अगर मिल जाए ना, तो ये हम उसको उस किताब के अंदर अपडेट कर देंगे। नाना जी से पता कर सारा उनके, हाँ, मतलब एक अगर उनकी नॉलेज में कुछ ऐसे उलमा जो कि हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब के खुलफा में हों या शागिर्दों में हो या उस्तादों में हों, क्योंकि उस किताब के अंदर सबका ही तज़किरा है, उनके औलाद का भी, उनके मुतालिक ना। तो वो एक वो फिर मैं आपको ना नाना जी घर जाके पता करके ना, मैं नाना जी से पूरी तफसील लिख के ना या रिकॉर्डिंग करके उनकी ना वो आप भेज दीजिएगा, मुकम्मल आप उनकी तफसील में दे दें। तो मैं आपको ना वो क्या नाम है, वो क्या उसका, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, blog.fuse.com। वहाँ पे आप ब्रिगेडियर साहब का तारुफ भी पढ़ लीजिएगा। वहाँ कुछ किताबें हैं। हज़रत ब्रिगेडियर साहब का जो मेन जो उनका मौजू है ना, वो उलमा की सवाने निगारी उनका मेन टॉपिक है। तो उन्होंने इसके ऊपर हमें भी इस काबिल बना देना है। तो उसमें उन्होंने ना उलमा की सवाने निगारी पर बहुत काम किया है। तो उस हिसाब से कहीं मालूमात मिल जाए तो वो ये कि फ़ायदेमंद होती हैं। वो तरीक़ी हवाले से सवाल से नाना जी के बाद बहुत ज़्यादा कुछ है, वो तो उनका भी बताते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे। शाह साहब का, ताउला शाह बुखारी साहब का, उनके बारे में भी काफ़ी उनके बारे में नाना जी काफ़ी जानते हैं। लाहौरी साहब के बारे में काफ़ी जानते हैं। मतलब जिन बुज़ुर्गों के बारे में जानते हो ना, तो उनके नाम मिल जाए, उनका थोड़ा थोड़ा मुख्तसर तारुफ हो जाए, कहाँ रहते हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या, वो सारा मैं आपको उनकी डिटेल भेज दूंगा इंशाल्लाह आपको ना। तो मैं आपको कुछ किताबें भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा जो कि तारीख़ी हवाले से, अगर नाना साहब को व्हाट्सएप पे पढ़ाना देख ले, अगर पढ़ सके या सुना सके, तो ये कि वो इल्मी ज़ौक़ रखने वाले लोगों के लिए चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। हमें तो इतना फ़ायदा। अब ब्रिगेडियर जी वो ब्रिगेडियर साहब की पूरी एक वो है जो उलमा के और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के जो खतूत ब्रिगेडियर साहब के नाम लिखे हुए हैं ना, वो एक ढेर है पूरी हमने फ़ाइल मेंटेन की हुई है। तो उन्होंने माशाल्लाह उसका बड़ा एक ज़ख़ीरा रखा हुआ है। ये बहुत थोड़ा है, लेकिन जब उन्होंने कहा मुझे समझ आई कि यार इसको महफूज रखना चाहिए, तो तब महफूज रखा, तो वही बहुत ज़्यादा है। तो मतलब बहुत शौक़ और बहुत लगाव है। उलमा की तहरीर हों, उनका सवाने खाका हो, उनके हालात हों, तो उनको बहुत ज़ौक़ है इस चीज़ का। वो बड़े मैंने ना जो जिस वक्त मैंने सुने हैं नाना जी से 4
3-4 बंदों के ना हालात। मुफ्ती महमूद साहब के बताएंगे, लोहरी साहब के, और शाह साहब के, और झंगवी साहब के, हक मोहम्मद झंगवी साहब के। सही, माशाल्लाह। ये चीज़ें थोड़ी सी ना जो नाना जी जानते हैं, इनसे मुलाकात भी ज़हरी बात हुई हुई है सबसे। और दूसरा मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के बारे में फतहुल बारी जो लिखी है ना उन्होंने, जी जी, तो नाना जी सब कहते हैं जब टॉप की लिखी ना सलीमुल्लाह खान साहब ने लिखी, उनके बारे में काफ़ी, क्योंकि तकरीबन 45 साल का तजर्बा है पढ़ाने का, तदरीस में माशाल्लाह। तकरीबन 20 तो 25 साल तो सुनने का बुखारी शरीफ पढ़ाई है सर, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। 88 साल से ऊपर है उम्र उनको। नाना जी को हिंदू उस्ताद भी याद है अपने ऐसी स्कूल के। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। और कोई देवबंद के भी कोई अगर जानते हो तो उनका, अब हमने किताब लिखी है तो एक दो लिख दी, एक दो लिखी है, तज़किरा उलमाए देवबंद, मशाहिर उलमाए देवबंद के नाम से प्रोग्रेशन किताबें लिखी हैं। तो उनसे, हाँ, उसका मैं एक तफसील बताता हूँ। जो मेरे वाले से ना 2 शादियाँ की है। जो मेरे पहले वालदा थी ना वो फौत हो गई, फिर अब्बू ने दूसरी शादी की थी, मतलब मेरी वालदा के साथ। जो मेरे पहले जहाँ अब्बू ने शादी की थी, जो मेरे अब्बू के ससुर थे, मेरे नाना जी लगे। सही। वो दारुल उलूम देवबंद से फरागत थी उनकी। नाम क्या था? और उनका नाम ये अल्लाह तुम्हारा बल्लग, मौलाना फरीद साहब, गुलाम फरीद था या फरीद, इस तरह नाम था उनका। और कहाँ के रहने वाले हैं? हाथ का हिजतली जनूबी जिला डेरा गाजी खान, तहसील तौसा शरीफ। अच्छा अच्छा, सही। छोटा सा गांव था हमारा। तो उनके जब लोहरी मदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दस्तार बंदी करते थे ना, तो कुछ निशाने देते थे तलबा को निशानी के तौर पर। उनका प्याला, एक छोटा सा प्याला था, वो अभी हमारे पास अभी भी मौजूद है सियालकोट में। मेरी जो खाला है, सास भी होगी, खाला भी सकी, सियालकोट में अभी भी वो प्याला मौजूद है जो मदनी साहब ने दिया था मेरे, वो पहले नाना जी को, जो पहले वाले नाना जी थे जो फौत हो गए फरीद साहब, वो निशानी अभी तक पड़ी हुई उनकी मदनी साहब की। उनके बारे में मेरा नाना जी जानते हैं उनको भी, माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़ौक़ है बुजुर्गों का, माशाल्लाह। वो मेरे नाना जी का हजरत मैं बता नहीं सकता, जितना इनके पास इल्म है ना कुछ भी नहीं है। ये आपसे मुफ्ती ईसा साहब को भी जानते होंगे, मुफ्ती ईसा साहब गुजरा वाले फौत हो गए, जो शायद आपके इल्म में हो। असल में इतने मैंने उलमा लिखे ना, मतलब सारे काफ़ी गुजरे हुए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है मुफ्ती ईसा खान गुरमानी साहब नाम थे, मुफ्ती ईसा खान गुरमानी। सही। मौलाना तर्जुमे से वो खिलाफ उन्होंने किताब भी लिखी थी, और भी मुर्गी का फतवा भी था उनका, बरेला हराम है ये वो ना। वो भी मेरे नाना जी के मतलब कज़न थे, मौलाना फजरमान साहब के उस्ताद में से थे। ये काफ़ी मतलब इतना बैठ डिटेल तो ये तो काफ़ी है उलमा की। मैं इंशाल्लाह बकरा ईद पे इरादा है जाने का, तो मैं आपको इंशाल्लाह सब उलमा की थोड़ी थोड़ी उनके रिकॉर्डिंग करके, वो सब डांटते बहुत हैं, काफ़ी उम्र जो हो गई है जी जी, तो रिकॉर्ड उनसे पूछ के ना रिकॉर्डिंग लेके आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग करके। हाँ, वो फिर वो मैं इंशाल्लाह टाइप कर लूँगा, उसमें ये का सहूलत होगी, हम किताब के अंदर कुछ और इजाफा हो जाएगा। अच्छी बात है जी जी। जिसका पूछेंगे ना आप, जिस उलमा का, इंशाल्लाह उनके से पूछ के ना मैं आपको करके दे दूंगा। दरखास्ती साहब हो गए, जैसे अब्दुल्ला दरखास्ती। जी जी, बिल्कुल, देखो बिल्कुल सुना हुआ, उनके बारे में वो बता देंगे तफसील। सही। मौलाना उस्ताद तौसीफ साहब के बारे में, वो भी हमारे इलाके के थे, ज़बरदस्त। उन्होंने इल्म कैसे हासिल किया, ईरान में कैसे गए, वहाँ कैसे गए, लोगों ने क्या सोचा छोड़ा पीछे, गाँव में वो मर गया है, वो आएगा नहीं। जब बंद से फराग थी, जब वो वापस आए तो फिर लोग हैरान हो गए, ये कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने मुकाबले किए, क्या क्या तफसील है उनकी। तो माशाल्लाह, मतलब एक हम सही लाइन के मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलें आज इसकी फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो फाइल है इसको मैं एज इट इज़ आपको भेज देता हूँ। ठीक है, बस उसका ये दोबारा भी इंशाल्लाह पूछ लेंगे, जो X2 X1 में इस तरह इसका भी थोड़ा सा मुझे डाउट पड़ गया, फिर भी वो समय तो लगे, मतलब ऊपर नीचे आते हैं इनका ना, एक बार जो लगा के आप कहते हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं, तो फर्स्ट के ऊपर जो फर्स्ट ST छोटा सा ऊपर लिखते हैं, तो वो इस तरह लिखते हैं कि आपने क्या करना है, आपने ST लिखा बराबर में, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर उस्ताद जी जरा मेरा सब वो MS मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा MS वर्ड भी थोड़ा सा देख लें, क्या इसको बताएं सही है क्या है। ठीक करें, शेयर करें। स्क्रीन कहाँ से शेयर होगी? यहाँ पे देखें ना, ये नज़र आ रही है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये एक तो 3 डॉट आ रहे हैं ना? नहीं, 3 डॉट से एक हाथ वाला है, हाथ वाले के बराबर में उल्टे हाथ पे, ठीक है, आगे इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपके पास इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आता है, या वर्ड वाला कर लें, इसमें से वर्ड चूज़ कर लें। नहीं, जो मुझे बता कौन सा करूँ, पहले मैक्रो क्या है, सबसे पहले वाला कर दूँ, मुकम्मल देख लेना, हाँ, मुकम्मल कौन सा इंटायर सबसे पहले वाला आएगा। इंटायर कर दें, हाँ पहला वाला इंटायर स्क्रीन। आ गई? जी आ गई, स्क्रीन आ गई। जी आ गई आपकी स्क्रीन।